आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग विद डेटा स्ट्रक्चर। ये वीडियो आपको सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर जो आप पढ़ने वाले हैं उसका एक पूरा ओवरव्यू आपको बता देगा, जिससे जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में कि ये पेपर किस नेचर का किस टाइप का है। और यदि आप इस पेपर को पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आपको पूरा एक रिवीजन मिल जाएगा कि सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि ये वीडियो जो हमने बनाया है वो आरजीपीवी भोपाल मध्य प्रदेश के एमसी जो सिलेबस है उसके हिसाब से बनाया है। लेकिन यदि आप किसी और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यदि आप कोई और डिग्री भी कर रहे हैं, जैसे आप अगर बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो भी आप जो सिलेबस होता है सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर का मोर और लेस सेम ही होता है। तो ये वीडियो ना सिर्फ एमसीए स्टूडेंट के लिए बल्कि वो सारे स्टूडेंट के लिए जो सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यूनिट फर्स्ट में जो सबसे पहले आता है वो आता है फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि हमें सी प्रोग्रामिंग की सबसे पहले फंडामेंटल देखने। उसके अंदर क्या क्या आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का मतलब है कि आप उसके अंदर कैसे फाइल को इंक्लूड करेंगे, लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे, कैसे वॉइड मेन वगैरह कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंट एफ, स्कैन एफ, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, वेरिएबल को किस तरह डिफाइन करेंगे, वो सब कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम वो देखते हैं, मतलब आपको देखना भी चाहिए वही, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है हमारा सी प्रोग्राम। उसके बाद इसके अंदर आता है डेटा टाइप, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। देखिए आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसकी विद इन ए प्रोग्राम में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो वो कहलाता है हमारा आइडेंटिफायर है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। अब ये वेरिएबल हमें डिफाइन करना होता है, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो सकती है वेरिएबल की, लेकिन वैल्यू स्पेसिफिक होती है। जैसे आप इंटीजर की वैल्यू, वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले रहे हैं तो उसमें कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आप दे सकते हैं, लेकिन उसको पहले डिफाइन करना होगा कि वो किस टाइप, वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू लेगा। तो उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऐसे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं, उसके थ्रू हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल या आइडेंटिफायर वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और वो किस टाइप से वैल्यू लेंगे वो डिफाइन करता है डेटा टाइप के द्वारा। फिर आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनका की मीनिंग कंपाइलर द्वारा पहले से ही मतलब बताया गया है, जैसे ऑटो, सम, ये सब एक्सटर्नल, ये सब क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं। मतलब इनको आप वेरिएबल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको आप डायरेक्टली यूज करेंगे और कंपाइलर को पता है कि उस कीवर्ड का, उस वर्ड का मतलब क्या होगा, तो वो हमारे कहलाते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद होता है ऑपरेटर्स। देखिए जब आप कोई भी दो ऑपरेट, मतलब दो वेरिएबल हो या वेरिएबल हो, उनके बीच में अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन बनाना होता है तो उसके बीच में ऑपरेटर लगाते हैं। लेस देन का बना रहे हैं तो ऐसा बनाएंगे ए लेस देन बी। ठीक है, अगर आपको इक्वल का बनाना है तो आप इक्वल का इस टाइप से बना देंगे, ए बी लेस देन। या आपको कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू देना है तो इस टाइप के जो बी की वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी। तो ये सब क्या है? लेस देन, इक्वल, असाइनमेंट, ये सब कहलाते हैं हमारे ऑपरेटर। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे ये बताया आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो वो सब ऑपरेटर को हमको इसमें पढ़ना होता है और उस ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। तो इसमें ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मतलब ऐसी लाइब्रेरी फाइल्स जिनको हमको यूज करना होता है, उनको हम प्रोग्राम से पहले इंक्लूड एक कीवर्ड होता है, उसके द्वारा हम उसको प्रोग्राम में लाते हैं। तो उस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइंड होते हैं वो प्रोग्राम में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपने इंक्लूड stdio.h किया तो उसमें थ्रू क्या आ जाएगा? हमारा प्रिंट एफ, स्कैन एफ। अगर आपको कोई मैथ्स का फंक्शन यूज करना है तो इंक्लूड करना पड़ेगा math.h। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसी तरीके से इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट जैसे हमने आपको बताया कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ। प्रिंट एफ से आप कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। स्कैन एफ से आप जो वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कास्टिंग करना। कास्टिंग मतलब अगर एक डेटा टाइप उसको दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना है तो उसके लिए कास्टिंग होता है। प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं तो उनके एक ऑर्डर होता है कि अगर आपका मान लीजिए ये लेस देन भी दिया है, ग्रेटर देन भी दिया है, इक्वल भी दिया है, तो सबसे पहले कौन सा
ऑपरेटर यूज होगा, किस तरीके से चलेगा, वो कहलाता है हमारा प्रेसिडेंस। ठीक, स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या कहलाते हैं? देखिए, कोई प्रोग्राम होता है तो स्कोप वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि वो वेरिएबल की वैल्यू हम लोकली भी डिफाइन कर सकते हैं और ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो अगर लोकल है कि ग्लोबल है, वो कहलाता है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल। जैसे कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर अगर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि विद इन ए फंक्शन वो काम करेगा, तो वो कहलाता है हमारा लोकल वेरिएबल। और अगर हम चाहते हैं फंक्शन के ऊपर, मतलब विद इन ए प्रोग्राम में भी रहे, वो पूरे सारे फंक्शन में यूज हो और प्रोग्राम के अंदर भी यूज हो, तो कहलाता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से होता है। इसी तरीके से होता है कंट्रोल कंस्ट्रक्ट एंड इटरेशन कंस्ट्रक्ट। कंट्रोल कंस्ट्रक्ट एंड इटरेशन कंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से आप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है जिसमें हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब जैसे हमारा इफ हुआ, ये क्या है? कंट्रोल, कि हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन दी है, कंडीशन फुलफिल होगी तो उसके बाद जो उसके स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड करता है। यानी कि कंट्रोल कंस्ट्रक्ट या कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं इफ केस, इस टाइप की जो पर्टिकुलर कंडीशन होने पर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, नहीं तो फॉल्स कंडीशन होने पर वो आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। तो इटरेशन कंस्ट्रक्ट क्या होता है? फॉर लूप होता है। फॉर लूप यानी कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स आपको स्टेटमेंट कितने एग्जीक्यूट करना है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इटरेशन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। इसी तरीके से फंक्शन डिफाइनिंग एंड असेसिंग। अब देखिए, प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर भी हम एक छोटा सा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बना सकते हैं जिसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है और वो नाम कहलाता है फंक्शन। तो वो फंक्शन जो सब प्रोग्राम टाइप का होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, वो आता है फंक्शन डिफाइनिंग असेसिंग में। उसमें आर्गुमेंट्स हम पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट्स का मतलब होता है फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो नाम के बाद ब्रैकेट लगा के जो वेरिएबल के थ्रू आती है वो कहलाता है पासिंग आर्गुमेंट। तो पासिंग आर्गुमेंट भी जो होते हैं वो कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है, तो वो कहलाते हैं पासिंग आर्गुमेंट। तो ये भी आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब होता है जब आप फंक्शन का यूज करते हैं उससे पहले जो आप फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं, ताकि आप प्रोग्राम को, कंपाइलर को ये बताते हैं कि विद इन ए प्रोग्राम आप इस नाम का फंक्शन देखेंगे, तो आप उसको एडवांस में जो डिफाइन कर देते हैं। एडवांस में डिफाइन करने का मतलब कि वो फंक्शन किस नाम का होगा, उसकी रिटर्न वैल्यू किस टाइप से होगी, उसमें जो वैल्यू पास होगी वो किस तरीके से पास होगी और कौन सी होगी और उसका डेटा टाइप कौन सा होगा, वो सब कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसके बाद रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब होता है जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो कहलाता है हमारा रिकर्शन। और स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं? जैसे एक्सटर्नल हुआ, स्टैटिक हुआ, ये अलग अलग टाइप की क्लासेस होती हैं, वो पढ़ते हैं स्टोरेज क्लासेस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। तो ये पूरा हुआ फर्स्ट यूनिट जो का सिलेबस। अब अपन देखते हैं सेकंड यूनिट। अपन देख लेते हैं इस पेपर की सेकंड यूनिट। देखिए, सबसे पहले आता है एरे डिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग। देखिए, एरे क्या होता है कि सिमिलर डेटा टाइप का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें को हम बोलते हैं एरे। जैसे हमने इंट ए लिखा 10, तो एक वेरिएबल के अंदर हमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक टाइप के वेरिएबल, चाहे वो डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो, चाहे फ्लोट टाइप का डेटा टाइप हो या किसी और टाइप का, तो एक वेरिएबल के अंदर हम उसको सेगमेंटाइज इस तरीके से कर देते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर जब हम सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज रखते हैं तो वो कहलाता है हमारा एरे। ठीक है, तो उसको अब कैसे डिफाइन करना है, कैसे प्रोसेसिंग करना है, यानी कि वो इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का एरे होगा, वो कहलाता है डिफाइनिंग करना और प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग करने का मतलब है कि उस एरे के अंदर कैसे वैल्यू स्टोर करेंगे, उसमें से कैसे रिट्रीव करेंगे। तो वो इस हेडिंग के अंतर्गत आता है, एरे डिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग। अब पासिंग एरे टू ए फंक्शन, तो हमने फंक्शन में क्या देखा था कि किसी प्रोग्राम के अंदर जो सब प्रोग्राम होता है पर्टिकुलर हेडिंग से वो फंक्शन कहलाता है। तो
तो उसमें आप एक एक वैल्यू तो दे सकते हो, कॉल बाय एड्रेस से दे सकते हो, कॉल बाय वैल्यू से दे सकते हो, और रेफरेंस वैल्यूज के थ्रू दे सकते हो, तो वो तो होता ही है। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा एरे ही देना है फंक्शन में, तो वो कहलाता है पासिंग एरे टू ए फंक्शन। तो ये कैसे डिफाइंड होता है, वो इसके हेडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे, तो एरे जो होते हैं जनरली सिंगल डायमेंशनल होते हैं जब आप एक लीनियर टाइप की लिस्ट बनाना होता है, टू डायमेंशनल होते हैं जब आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनाना होता है, रोज और कॉलम में, और एक थ्री डायमेंशनल भी एरे होते हैं। और भी टाइप के एरे बना सकते हैं, बट बेसिकली वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एरे सी के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये तो पार्ट था हमारा एरे का जो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। अब उसके स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे उसको कॉन्केट कर सकते हैं, उसमें से आप जो पार्ट स्ट्रिंग का हटा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग इस हेडिंग के अंतर्गत। इसी तरीके से पॉइंटर होता है। देखिए जनरली हम जो वैल्यू रखते हैं वो हम वैल्यू के थ्रू काम करते हैं, लेकिन अगर हम जब एड्रेस के थ्रू काम करने लगते हैं तो वो कहलाता है हमारा पॉइंटर। तो पॉइंटर का एक्सप्रेशन कैसे होगा, एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम जैसे स्टार लगा देंगे तो क्या होगा, %, लगा देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि *p, तो ये किस टाइप का पॉइंटर हुआ, इसमें मुझे कोई वैल्यू देनी है p के अंदर b एड्रेस की, तो ये मैं एड्रेस दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को डिफाइन, पॉइंटर का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है किस तरीके से कौन एड्रेस की वैल्यू किसके पास जाएगी, वो कहलाता है पॉइंटर का एक्सप्रेशन। पॉइंटर के ऊपर एरिथमेटिक भी हो सकती है, मतलब अगर हम कोई दो पॉइंटर है तो क्या उनके बीच में एडिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उनके बीच में डिवीजन हो सकता है कि नहीं, उन एड्रेसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं, तो वो सब इस हेडिंग के अंदर हम पढ़ते हैं पॉइंटर एरिथमेटिक। इसके साथ ही एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर का मतलब है जैसे हमने यहाँ पर जो देखा था नॉर्मल, ये एरे ऑफ वेरिएबल था, मतलब एक टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर रहे थे विद इन सेम वेरिएबल के अंदर। लेकिन जब हम एड्रेसेस स्टोर करने लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप का, तो वो कहलाता है एरे ऑफ पॉइंटर। मतलब एरे ऑफ इंटीजर भी हो सकता है, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर हो सकता है, एरे ऑफ फ्लोट पॉइंटर हो सकता है, तो वो कहलाता है हमारा एरे ऑफ पॉइंटर। इसी तरह से फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, अब नॉर्मली फंक्शन में क्या होता है कि वो वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर, फ्लोट, इस टाइप की, हो सकता है कि वो वैल्यू रिटर्न भी ना करे। लेकिन जब हम इसमें हेडिंग में आते हैं तो हम ये देखते हैं क्या कोई फंक्शन ऐसा भी है जो वैल्यू रिटर्न न करके एड्रेस रिटर्न करे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का या वैल्यू का, तो वो कहलाता है फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर। इसी तरह से पॉइंटर टू ए फंक्शन होता है, अगर हमको कोई कॉल करना है तो फंक्शन का नाम ना लेके बल्कि हम उसके एड्रेस के थ्रू कॉल करते हैं, तो वो कहलाता है पॉइंटर टू ए फंक्शन। अब ये मेमोरी एलोकेशन करने का तरीका है। अगर आप मेलॉक, कैलॉक और फ्री, मेलॉक से क्या होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है, और कैलॉक से क्या होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होती है। अगर हम मेलॉक से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो फ्री नाम की इस फंक्शन से हम उसको हटा सकते हैं, मेमोरी को हटा सकते हैं। अगर हम कैलॉक इस फंक्शन से अगर हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसको फिर हम डिलीट से हटा सकते हैं। तो ये सब प्रोग्राम होते हैं जो मेलॉक, कैलॉक, फ्री इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से यूनियन होता है। यूनियन का मतलब जो दो या दो से अधिक वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी शेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंटीजर हुआ वो 2 कैरेक्टर लेता है, फ्लोट है वो 4 कैरेक्टर लेता है, तो क्या 4 को हम ऐसे स्पेसिफिक कर सकते हैं कि इंटीजर के 2 आ जाए और फ्लोट का 1 आए, मतलब सेम मेमोरी। तो जब शेयरिंग ऑफ मेमोरी होती है तो वो कहलाती है यूनियन, ठीक है। इसी तरीके से फाइल हैंडलिंग एंड रिलेटेड फंक्शन। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई फाइल ऐसे बना के रख रहे हो उसके अंदर, वो फाइल कैसे बनाएंगे, कैसे एड्रेस पे होगा, कैसे ड्राइव में आप उसमें ले जा सकते हैं उस फाइल को, कैसे रीड ऑप्शन में उसको खोलेंगे, राइट ऑप्शन में खोलेंगे, कैसे में अपेंड करेंगे वैल्यू, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो फाइल हैंडलिंग एंड रिलेटेड फंक्शन। मतलब फंक्शन कौन कौन से, रीड, अपेंड, राइट, ये इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम फंक्शन के ऊपर फाइल के ऊपर काम करते हैं वो रिलेटेड फंक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट फर्स्ट और यूनिट सी जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो होता है वो सी प्रोग्रामिंग का होता है, जबकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट होती है इस पेपर में वो डेटा स्ट्रक्चर की होती है। तो अपन थर्ड यूनिट भी देख लेते हैं।
अब थर्ड यूनिट से शुरू होता है डेटा स्ट्रक्चर। देखिए इसमें लिखा है ओवरव्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, नीड फॉर डेटा स्ट्रक्चर। नीड फॉर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है नॉर्मल जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो या तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं जो सिंपल होता है, या ऐसे वेरिएबल बनाते हैं जिसमें सिमिलर टाइप के डेटा टाइप के हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ये था नॉर्मली। लेकिन यदि हमें ऐसा कुछ करना है कि इस टाइप से डिफाइन करना है कि उसमें हम पॉइंटर का भी इस्तेमाल कर सकें, हम उसके अंदर कोई वैल्यू भी रख सकें, मतलब हम डेटा को इस तरीके से करें कि उसमें स्ट्रक्चर हो जाए, अलग अलग टाइप की वैल्यू हो, और उस पर हमें अगर काम करना है जो कि अभी हम देखने वाले हैं, तो वो कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। जो हमारी जरूरतें अलग अलग टाइप की होती हैं, अब अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग वेरिएबल तो बना नहीं सकते, ना ही ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप के एरे बनाए। तो फिर हम क्या करते हैं, स्टैक बनाने लगते हैं, क्यू बनाने लगते हैं, ट्री बनाने लगते हैं, इस टाइप के हम अलग अलग वैल्यू बनाने लगते हैं, अलग अलग टाइप के हम डेटा आइटम बनाने लगते हैं, जिस पर से हम डेटा को अपनी फैसिलिटी के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो वो कहलाता है हमारा नीड फॉर डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत इस चीज को पढ़ेंगे, क्यों जरूरत पड़ी। अब एग्जीक्यूशन टाइम, देखिए कोई भी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, वो अलग अलग टाइप से आप बना सकते हैं, अलग अलग लॉजिक से बना सकते हैं, लेकिन हम कौन सा प्रोग्राम यूज करेंगे ये इसके एग्जीक्यूशन टाइम पर डिपेंड करता है। ऐसा पॉसिबल है जैसे आपने फैक्टोरियल का बनाया, फाइबोनाची का बनाया, उसको आप 4-5 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जिसमें सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा वो प्रोग्राम आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। तो उसकी हम इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब जब हम एनालिसिस कर सकते हैं तो उसके अंदर कोई प्रोग्राम की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है वो प्रोग्राम मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा, तो उसको समझने के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझना पड़ता है। और एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि वो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए कितना समय लेगा, तो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं हमें कौन सा प्रोग्राम रखना चाहिए, कौन से प्रोग्राम पे हमें जाना चाहिए। ठीक है। अब जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो उसको दिखाने के लिए आपको अलग अलग टाइप के नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये नोटेशन हमारे कहलाते हैं सिम्पोटिक नोटेशन, सिम्पोटिक नोटेशन। तो यहाँ पर हम जो एनालिसिस करेंगे एक सिम्पोटिक नोटेशन के अंतर्गत करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक था। अब इसके अंदर जो पहला डेटा स्ट्रक्चर आता है जो कि हम कह सकते हैं ग्रुप होस्ट आते हैं, वो आते हैं स्टैक एंड क्यू। अब तो सबसे पहले हम स्टैक के बारे में देखते हैं। स्टैक क्या होता है, तो जो हम स्टैक बनाते हैं वो फर्स्ट इन लास्ट आउट, इस तरीके से हम जो बनाएंगे यहां से ऐसे दिखाएंगे हम कि जो आइटम पहले अंदर आता है वो बाद में बाहर निकलता है, यानी जो बाद में सबसे ऊपर आएगा वो टॉप पे रहेगा, वो जो टॉप पे रहेगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो स्टैक को हम कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंटेशन हमारा कहलाता है स्टैक का। तो उसको हम जब डिफाइन करते हैं तो उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कंटीन्यूअस इंप्लीमेंटेशन का, वो इसके अंतर्गत होता है। वेरियस ऑपरेशन ऑन स्टैक, जैसे पुश का, पॉप का, ऐसे अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन इस पे किए जा सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिश नोटेशन होता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। देखिए क्या होता है कि जैसे हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है एक्सप्रेशन। अगर हम ये दो कहलाते हैं ऑपरेंड और ये कहलाता है हमारा ऑपरेटर। अगर हम ऑपरेटर को आगे की तरफ ले आते हैं तो ये कहलाता है हमारा प्रीफिक्स, मतलब ऑपरेंड पीछे रह जाए। अगर और इस ऑपरेटर का पीछे की तरफ ले आए और दोनों जो ऑपरेंड है उनको आगे की तरफ ले आए तो ये कहलाता है पोस्टफिक्स। और अगर ये ऑपरेटर बीच में ही रहे जैसे कि अभी देख रहे हो आप, तो ये कहलाता है हमारा इनफिक्स। तो कोई भी एक्सप्रेशन को 3 तरीके से हम दिखा सकते हैं इस टैग के अंदर, कि प्रीफिक्स स्टैक की बोले या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन को हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स। तो वो यहाँ पे होता है। अच्छा, इनको फिर आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स में चेंज कर सकते हो, पोस्टफिक्स से इनफिक्स में चेंज कर सकते हो। तो वो इसके अंतर्गत आता है कन्वर्जन फ्रॉम वन अनदर यूजिंग स्टैक। और इस स्टैक के थ्रू इसको करके आपको दिखाना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, आप सवाल उठा के हम पोस्टफिक्स क्यों बना रहे हैं और प्रीफिक्स क्यों बना रहे हैं, तो हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट करने कैसे करेंगे कि वो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो कितनी स्पेस लेता है, तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। कितना वो टाइम लेता है, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये कहलाता है हमारा
एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना, तो एक्सप्रेशन ऑफ पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो हम उसको इवेल्युएट करके बताते हैं कि उसमें मेमोरी कितनी लगी है, उसमें टाइम कितना लगा उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, अब ये तो स्टैक के बारे में था। अब यहाँ से जो आया वो आया हमारा क्यू के बारे में कि क्यू के क्या करना है। तो अब इसके बाद आता है कंटीन्यूअस इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। अब क्यू क्या होता है, जैसे अभी मैंने स्टैक बताया था कि फर्स्ट इन लास्ट आउट इस तरीके से आते हैं, लेकिन क्यू में क्या आता है, इस तरीके से वैल्यू आती है, यानी कि जो पहले आएगी वही पहले बाहर निकलेगी, तो वो कहलाता है हमारा क्यू। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कहलाता है। तो उसमें एक लीनियर क्यू होता है। लीनियर क्यू का मतलब है कि इस तरीके से पाइप जैसी लिस्ट जैसी वैल्यू होती है, जो यहाँ से अंदर की तरफ आती है, जो पहले आएगा वही बाहर पहले निकलेगा। तो अब इसकी क्या होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, वो इस हेडिंग के अंतर्गत होता है। तो उसके बाद एक होता है सर्कुलर क्यू। अब इसकी जब प्रॉब्लम है तो हमने इसको क्या किया, क्यू को इस तरीके से घुमा दिया, ताकि क्या होगा, हमारी मेमोरी सेव हो जाएगी, हम जो भी जगह खाली होगी वो अगले ऑपरेशन में उसको यूज कर लेंगे। तो ये कहलाता है हमारा सर्कुलर क्यू। तो इस तरीके से हम सर्कुलर क्यू के बारे में बता सकते हैं। इसी तरीके से एन क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो बताते हैं। डी क्यू ऑपरेशन होता है, टाइप का क्यू होता है, वो कहलाता है डी क्यू ऑपरेशन, उस पर हम कौन से ऑपरेशन करते हैं वो बता सकते हैं। और लिंक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू, इस ये तो हमारा नॉर्मल ही था, लेकिन लिंक्ड का मतलब होता है पॉइंटर के थ्रू। अगर हम पॉइंटर के थ्रू भी स्टैक और क्यू को बना सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हम ये दो फंक्शन है, इज फुल और इज एम्प्टी, ये यूज करके हम उस पे दिखा सकते हैं, मतलब उस पर मतलब लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू का। और उसके थ्रू जो बनेगा, मतलब पॉइंटर के थ्रू जो हम स्टैक और क्यू बनाएंगे, उसके ऊपर हम ये दो फंक्शन यूज करके बता सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड यूनिट हुई डेटा स्ट्रक्चर की। अब देख लेते हैं फोर्थ यूनिट। इस यूनिट में हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। हमने थर्ड यूनिट में देख लिया था स्टैक और क्यू के बारे में, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट इस तरीके से एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पे कि हम डेटा आइटम रख सकते हैं, और इसमें बताना है कंटिन्यूअस इंप्लीमेंटेशन टाइप का। और लेकिन इसकी क्या होती है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है, इसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, सिंगली लिंक लिस्ट। इसमें सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट में क्या करते हैं कि एक एक नोड जो होता है उस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ए के अंदर डेटा टाइप, ए के अंदर हम वैल्यू रखेंगे और एड्रेस होगा, वो अगले नोड की तरफ यूज करेगा इस तरीके से, और लास्ट में जाके ये नल हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, सिंगली लिस्ट लिस्ट, जिसको हम पॉइंटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक, अब डबल लिंक लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो नोड है वो, इसमें दो एड्रेसिंग होते हैं, एक एड्रेस आगे की तरफ इंडिकेट करता है अगले नोड को, एक पीछे के नोड की तरफ इंडिकेट करता है। तो ये कहलाता है डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसमें आप आगे पीछे दोनों तरफ मूवमेंट कर सकते थे, जबकि सिंगल लिस्ट में सिर्फ आप पीछे की तरफ जाते थे। तो इसमें ऑपरेशन करने में ज्यादा आसानी होती है, आपका टाइम सेव होता है, कोई सर्चिंग वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हैं आगे और पीछे की दोनों तरफ। तो कहलाता है डबल लिंक लिस्ट। एक होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो एंड होता है वो अपने स्टार्टिंग नोड की तरफ वापस से एड्रेस करता है। जैसे ये हुआ इस तरीके से, यहाँ पर ये आया, और ऐसा करके ये जो फर्स्ट नोड है उसकी तरफ एड्रेस करने लगता है। तो वो कहलाता है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसका जो बनाते हैं वो कहलाता है लिंक लिस्ट यूजिंग एरे। अब इसका जो हम बनाएंगे इंप्लीमेंट करेंगे वो एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं। यूनिट फिफ्थ, देखिए सबसे पहले आता है ट्री, डेफिनेशन, हाइट, डेप्थ, ऑर्डर, डिग्री, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले ट्री क्या होता है, कोई भी लिस्ट होती है, लीनियर टाइप की हो सकती है, कोई लिस्ट होती है जिसका हियरार्किकल, अगर आप मतलब पहले पेरेंट्स होगा ऊपर इस टाइप से, और इसके दो चाइल्ड इस टाइप से, तो ये जो हियरार्किकल अरेंजमेंट होता है किसी भी लिस्ट का वो कहलाता है ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ट्री के बारे में पढ़ना है। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया वो डेफिनेशन है। फिर उसके हम हाइट, डेप्थ, ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। तो हाइट, डेप्थ, ऑर्डर, डिग्री क्या है, वो ये बताती हैं कि भाई वो किस लेवल पर है। मान लो उस एक नोड से कितने और नोड आगे निकले हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से लेवल तक वो गया हुआ है,
तो इसके बेसिस पर हाइट, डेप्थ, ऑर्डर, डिग्री ये सब चीजें होती हैं, तो वो हमको इसमें पढ़ना है। इसके बाद होता है बाइनरी ट्रीज में है कि वेरियस थ्योरम है वो बताना है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये दो चीजें होती हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि ये चीज यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरीके से सारे नोड भरेगी, और अगर कोई नोड और भी है तो वो इस तरीके से होगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाती है। और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री किस तरीके से अलग है, मतलब उसका अरेंजमेंट लेफ्ट टू राइट होगा कि पहले कौन सी भरेगी, उसके बेसिस पर हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। फिर ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि आपको रीड करना है। अब आप ट्री में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सपोज करिए प्लस माइनस है, तो सब में ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेंड होते हैं, तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर का ये मतलब हुआ जैसे हमने इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स देखा था, तो वही जब चीजें ट्री में आ जाती हैं तो उसी को हम प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि पहले हम क्या विजिट करेंगे, पहले उसका ऑपरेटर विजिट करेंगे कि पहले उसका ऑपरेटर विजिट करेंगे, तो उसी को हम ट्री में प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर होते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं। एक रिकर्सिव हो सकता है, मतलब उसी को फंक्शन को आप बार बार कॉल करो, और नॉन रिकर्सिव हो सकता है कि मतलब आपको अलग से कॉल करना पड़ेगा। रिकर्सिव का मतलब अपने आप को कॉल करता है, तो रिकर्सिव कहते हैं, जब हम कॉल करते हैं उसको तो वो कहलाता है नॉन रिकर्सिव। तो ये दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, तीन टाइप के ट्रेवर्स करने के लिए। इसके बाद ये बाइनरी ट्री के वाले एक होता है एक्सप्रेशन ट्री, उसमें हमको ये एक्सप्रेशन ट्री किस तरीके से बनाना है, उसका लिंक्ड ऑपरेशन ऑफ बाइनरी ट्री के इस्तेमाल करते हुए हमको एक्सप्रेशन ट्री बताना है, वो इसमें आता है। और एक होता है थ्रेड बाइनरी ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, मतलब ये नोड बाइनरी ट्री हमने बनाया है और ये जो बाइनरी ट्री वापस इसको एड्रेस करती है, तो ये कहलाती है हमारी थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होती है, फॉरेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो हीप डेफिनेशन का मतलब होता है हम हीप को बनाते हैं ताकि हम मेमोरी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें, तो ये हमारा होता है हीप डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें कि हमने आपको सी प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप इसके सी प्रोग्रामिंग के पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल और है, जीनत हसन एकेडमी, जिसकी लिंक यहाँ पर आ रही है, उस पर आप क्लिक करके सी प्रोग्रामिंग के देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के पूरे वीडियोस देखने हैं तो उसकी भी लिंक यहाँ पर आ रही है, जीनत हसन एकेडमी, तो वहाँ पे भी जाके आप डेटा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ हमारी उम्मीद ये थी कि आपको एक ही वीडियो में सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, वो किस नेचर का है। ये आप अगर पढ़ चुके हैं तो आपका एक रिविजन उसमें हो जाता है कि अब भाई हमने सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब